जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाले SSC GD, रेलवे पुलिस, ग्रुप डी या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, टोटल 11 कर्तव्य दिए गए मौलिक। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके बताइएगा मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को पहले से कितना जानकारी है। तो दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। भारत के संविधान में ऐसा कौन सा भाग है जो मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, भाग 10, यानी भाग 10 से वह मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 10। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था। दोस्तों जो भारतीय संविधान में गरबा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कौन से वर्ष, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है 2006 में गरबा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1927 में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1927 भारत में पार्लियामेंट का उद्घाटन। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय। दोस्तों जो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय है कुल कितने हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है कुल। अभी ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद मुख्यतः किस मंडल पर आधारित है। भारत का जो संसद है वह कौन से मंडल पर आधारित है दोस्तों, तो हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट पर। यह भारत का जो संसद है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट मंडल पर आधारित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए सबसे कम या फिर अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सबसे अधिकतम आयु हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे कोई आयु की सीमा नहीं होती है, कितने वर्षों तक भी वो अधिकतम यानी रह सकते वो पद पे, राष्ट्रपति के पद पे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। मतलब यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है भारत के राष्ट्रपति टोटल ऑप्शन में है, लेकिन इन राष्ट्रपति में से जो भारत के श्रम मंत्री रह चुके हैं वह कौन रह चुके हैं, तो हो जाएगा आपका बी गिरी रह चुके हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी गिरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है। दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है वह किसका एक अभिन्न अंग है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, यह सांसद का एक अभिन्न अंग है भारत का राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांसद। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति होती है वह कौन सी शक्ति होती है, तो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्ण निषेध करना, ये भी वीटो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। निलंबित निषेध करना, ये भी उनके पास एक शक्ति होती है। और यहाँ पे पॉकेट निषेध करना, ये भी राष्ट्रपति का वीटो शक्ति के अंतर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे। कितने वर्ष लगातार राष्ट्रपति बने थे दोस्तों, तो हो जाएगा 12 वर्ष, यानी 2 बार लगातार 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह कितने सालों के लिए होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी, 5 सालों के लिए भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, यानी किसे देता है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, तो हो जाएगा राष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं टोटल 31 सदस्य चुने जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 31 सदस्य। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।
अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा है किस राज्य में दोस्तों राज्यसभा में? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश राज्यसभा में प्रतिनिधियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों जो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है, कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ये 40 लोकसभा सीट है बिहार में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय था वह कौन सा था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नालंदा। अगला क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? दोस्तों जो एशिया की रोशनी कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा था? दोस्तों जो यह नारा लगाया था जियो और जीने दो, यह किसने लगाया था? तो हो जाएगा महावीर स्वामी ने यह नारा लगाया था, जीने दो, जियो और जीने दो। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों जो यहाँ पे अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वह कहाँ पर की गई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे भी पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र। तो आप लोग अभी के टाइम में बोले तो पटना बोल सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया वह किसके द्वारा? तो हो जाएगा अशोक के द्वारा प्रदान किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे भी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वह कैवल्य शब्द है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैवल्य शब्द पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है जैन धर्म में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? कौन से शासक के शासनकाल में दोस्तों नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था दोस्तों सारनाथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सारनाथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार करके रिवीजन कर लीजिएगा, या फिर आप लोग अपने नोट्स एक बना लीजिएगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम बार बार देना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एग्जाम एक बार में ही पास करने से खुशी अच्छा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? दोस्तों जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वह कौन से क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो हो जाएगा आपका यांत्रिक क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? दोस्तों जो महावीर की माता थी वह त्रिशला थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिशला। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो हो जाएगा सुभद्रा था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? दोस्तों यहाँ पे प्राचीनतम विश्वविद्यालय यानी सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये क्वेश्चन मैंने आगे भी पूछा है आप लोगों से, आंसर भी बताया हो। तो इस क्वेश्चन का जो अभी का आंसर है आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? ऐसा कौन सा भाषा है दोस्तों जिसका सबसे ज़्यादा प्रचार किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, पाली भाषा का किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी, पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों जो महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी? तो हो जाएगा आपका पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी, पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोधिसत्व पद्मानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है और प्राय चित्रित चित्रकारी है, जो कहाँ का है दोस्तों? यह कहाँ पर है?
जो चित्रकारी है यह कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका अजंता में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजंता। अगला क्वेश्चन है, मठ, मंदिर एवं और स्तूप किस धर्म से संबंधित है। मठ और मंदिर और स्तूप ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, यानी जो दोनों को उपदेश दिया गया था वो किसके शासनकाल में दिया गया था, तो आपके अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों को उपदेश दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अशोक के शासनकाल में दिया गया था उपदेश। अगला क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है। दोस्तों जो सांची विख्यात है वह क्यों विख्यात है, कि हो जाएगा सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए सांची विख्यात है। दोस्तों आपने सुना होगा सांची का स्तूप, तो वहाँ पे स्तूप के लिए सांची विख्यात है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध के स्तूप के लिए। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। दोस्तों जो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो ये हो जाएगा आपका 24 तीर्थकर हुए कुल। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 24 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है। दोस्तों जो बोध गया स्थित है वह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। दोस्तों जो जातक है वह किसका ग्रंथ है, तो ये आपका बौद्ध का ग्रंथ है जातक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। दोस्तों यहाँ पे सिद्धार्थ भी बोल सकते हैं या फिर बुद्ध भी बोल सकते हैं, तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो हो जाएगा आपका बोध गया में, यानी गया भी होने से चलेगा और बोध गया भी लिखोगे तो चलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में गया है तो गया भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है। दोस्तों सारनाथ में जो प्रथम बुद्ध का प्रवचन था वह कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, प्रथम सारनाथ में बुद्ध का प्रवचन कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कौन से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, कौन से वर्गों पर, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर, महिला एवं शूद्र वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है बौद्ध धर्म ने। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। दोस्तों जो यहाँ पे बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वह क्या है, तो घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन ए घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा जो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी कहाँ की गई थी, तो आपका वैशाली में की गई थी, यानी बिहार राज्य के वैशाली जिले में की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। दोस्तों सर्वप्रथम जो शून्यवाद या फिर शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला जो बौद्ध दार्शनिक था वह कौन था, तो हो जाएगा वसुबंधु था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वसुबंधु। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम क्या था। दोस्तों जो महावीर स्वामी का मूल नाम था वह क्या था, तो हो जाएगा आपका वर्धमान। ऑप्शन सी वर्धमान महावीर स्वामी का मूल नाम था। तो ऑप्शन सी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। दोस्तों जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वह किन लोगों का है, किसका है, तो हो जाएगा आपका बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों जो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है उनका निर्माण करवाया था किसने, तो हो जाएगा चालुक्यों ने करवाया था या फिर सोलंकियों ने, दोनों एक ही हो जाएगा। आप लोग चालुक्य भी लिखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा और सोलंकियों लिखेंगे तो भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे। दोस्तों जो नागार्जुन थे वह कौन थे, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर
कौन से तीर्थकर थे? दोस्तों जो जैन परंपरा के अनुसार महावीर तीर्थकर थे वह कौन से कितने नंबर के तीर्थकर थे? आप लोगों को पता है जैसे कि 24 यानी 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म के परंपरा के अनुसार। तो ये जो थे महावीर स्वामी वह कितने नंबर में तीर्थकर हुए थे? तो ये लास्ट तीर्थकर थे यानी 24वें तीर्थकर थे ये महावीर स्वामी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? दोस्तों जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है वह क्या है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अहिंसा। ऑप्शन यहाँ पे सी, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? ये हो जाएगा आपका कुशीनारा भी बोल सकते हैं, कुशीनगर भी बोल सकते हैं, एक ही शहर का नाम है दोनों। तो आप लोग दोनों में से कोई लिखोगे तो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा ऑप्शन है कुशीनारा या फिर कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? अंतिम कौन थे दोस्तों तीर्थकरों के क्रम में? तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? दोस्तों जो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना की गई है वह कौन से भाषा में की गई है? कि हो जाएगा यह पाली भाषा में की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी पाली भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार जाके, ताकि आप लोग एग्जाम के समय भूल ना जाओ। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर? तो ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा आयोजन किया गया था वह कौन से नगर में किया गया था? ये हो जाएगा कुंडलवन या फिर कश्मीर। कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कश्मीर राज्य के कुंडलवन जगह में किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित किया गया था या फिर कहाँ आयोजित हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कौन से शासक ने दोस्तों, किस शासक ने किया था यह विक्रमशिला का विश्वविद्यालय की स्थापना? तो हो जाएगा आपका धर्मपाल ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी धर्मपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में एक समान नहीं है? तो हो जाएगा आत्मदमन। ऑप्शन यहाँ पे सी आत्मदमन, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में एक समान नहीं है। बाकी का ए, बी और डी ये तीनों दोनों में एक समान है, लेकिन ये सी आत्मदमन दोनों में एक समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? यानी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजन किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका राजगृह में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिहार राज्य के एक जगह है राजगृह, वहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है? वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जो लोकसभा के सीटों में दूसरा स्थान पर है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सबसे कम आयु होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? यानी कितनी बार एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री बन सकता है? तो ये
कोई हिसाब नहीं है, कितनी भी बार बन सकता है, जनता के ऊपर है। जनता जितनी बार प्रधानमंत्री जिताना चाहे एक आदमी को उतनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, कितनी ही बार बन सकता है, यानी इनका कोई लिमिट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन सा है? कौन है दोस्तों उभरता केंद्र भारत में शक्तियों का? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? दोस्तों जो लोकसभा का नेतृत्व करता है वह कौन करता है इन ऑप्शन में से? तो करता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो संघीय मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे बी प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के नज़रिए से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों जो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो हुआ था 1952 में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन यहाँ पे सी प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कम से कम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, कितनी होनी चाहिए? तो हो जाएगा 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? कितने व्यक्ति दोस्तों उप प्रधानमंत्री बने हैं भारत में? तो हो जाएगा 7 व्यक्ति भारत में अब तक उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी या फिर अधिकार कौन होता है? दोस्तों अधिकारी कौन होता है? मुख्य अधिकारी भारतीय संविधान की व्याख्या करने का? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय होता है यह। तो सर्वोच्च न्यायालय ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों जो लोक लेखा समिति में सदस्य होते हैं वह 22 सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 सदस्य लोक लेखा समिति में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी वह हुआ था 1916 में, 1916 में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हो जाएगा दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के संदर्भ में सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों किस चीज़ का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा आपका तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है पूरे विश्व के संदर्भ में। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चाय निर्यात के मामले में विश्व में अग्रणी देश यानी सबसे आगे कौन सा देश है चाय उत्पादन में? तो हो जाएगा चीन। ऑप्शन बी यहाँ पे चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाय उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? यानी पूरे विश्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नारियल उत्पादन देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में बात करें पूरे विश्व की तो सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन कौन सा देश करता है और भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत का स्थान है आपका तृतीय स्थान। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, भारत तृतीय स्थान पर है नारियल उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, विश्व के चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पूरे विश्व में दोस्तों चाय उत्पादन में जो भारत स्थान पर है वह कौन से स्थान पर है? तो हो जाएगा चतुर्थ स्थान पर है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ स्थान ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा उत्पादन मोटे अनाजों का कौन सा देश करता है? दोस्तों पूरे विश्व में बात करें तो ये भारत सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत।
अगला क्वेश्चन है, चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चाय के उत्पादन में जो भारत का स्थान है पूरे विश्व में, तो दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा बागवानी से संबंधित है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर स्वर्ण क्रांति, जो कि बागवानी से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र है। दोस्तों जो विश्व में रेशम उत्पादन में सबसे आगे देश है वो कौन सा देश है? तो चीन देश सबसे आगे है रेशम उत्पादन में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश लूट का सबसे बड़ा, सॉरी यहाँ पे लूट लिखा हुआ है लेकिन ये जूट होगा दोस्तों, तो जूट का सबसे बड़ा उत्पादन करता है दोस्तों? कौन सा देश करता है जूट का सबसे बड़ा उत्पादन? तो हो जाएगा भारत सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यानी सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है कौन सा देश पूरे विश्व में? तो हो जाएगा चीन सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? आम और केला उत्पादन में पूरे विश्व में कौन सा देश का प्रथम स्थान है? तो ये आपका भारत हो जाएगा प्रथम स्थान आम और केला उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दोस्तों तंबाकू उत्पादन में भारत स्थान पर है पूरे विश्व में, कौन सा स्थान पर है? तो ये आपका दूसरा स्थान पर है भारत तंबाकू उत्पादन में पूरे विश्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरा स्थान। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों चावल निर्यात के मामले में जो स्थान है भारत का वह कौन सा स्थान है पूरे विश्व में? तो हो जाएगा आपका पहला स्थान है चावल निर्यात के मामले में भारत का पूरे विश्व में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं निर्यात के मामले में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? कौन से देश का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है गेहूं निर्यात के मामले में? तो हो जाएगा रूस। ऑप्शन यहाँ पे सी रूस देश का प्रथम स्थान है गेहूं निर्यात के मामले में। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुख आयातक है दोस्तों, किस चीज़ का आयातक है दोस्तों प्रमुख भारत? तो हो जाएगा आपका इनमें से दोनों, यानी ऑप्शन ए दलहनों का भी आयातक है और तिलहनों का भी आयातक है, यानी ए और बी दोनों का आयातक है भारत। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने कुल चाय उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा निर्यात कर देता है? यानी निर्यात कर देता है कितना प्रतिशत हिस्सा दोस्तों भारत? तो लगभग 20% हिस्सा निर्यात कर देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने कुल घरेलू कॉफ़ी उत्पादन का कितना प्रतिशत हिस्सा विदेश को निर्यात कर देता है? कितना प्रतिशत दोस्तों? तो ये हो जाएगा लगभग 70%। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 70% दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? दोस्तों जो भारत में कुल भूमि है उसमें से कितना प्रतिशत जो भूमि है वो कृषि कार्य होता है? तो लगभग यहाँ पे 52.7% भूमि पर कृषि कार्य होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों पर संलग्न है? दोस्तों जो भारत में जितने भी व्यक्ति है उसमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य यानी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं? यह हो जाएगा लगभग 48.9% लोग कृषि यानी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि क्षेत्र योगदान कितना है? कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है दोस्तों घरेलू जीडीपी में? तो हो जाएगा 13.9 यानी 13.9% जो कि घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी कृषि क्षेत्र में योगदान करता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950 से 1991 में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? दोस्तों कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था घरेलू उत्पादन में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 55.40। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55.40% जो कि योगदान था कृषि क्षेत्र का घरेलू उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? कृषि शोध पर कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है जीडीपी का? तो हो जाएगा 0.3%। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3%। अगला क्वेश्चन है,
देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना होता है? दोस्तों, कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का कितना प्रतिशत योगदान होता है देश में होने वाले कुल निर्यात में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 11.76% यह योगदान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में खदान के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? कितना है दोस्तों, कितना हेक्टेयर है या फिर कितना किलोमीटर है? तो जो वर्तमान में खदान के अंतर्गत आता है तो यह आता है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 156.5 मिलियन हेक्टेयर आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? दोस्तों जो प्रथम कृषि गणना की गई थी वह कब की गई थी? तो हो जाएगा 1970 में प्रथम कृषि गणना की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसान को सम्मिलित किया जाता है? कितने धारिता वाले दोस्तों, यानी कितने हेक्टेयर वाले किसान को सम्मिलित किया जाता है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 हेक्टेयर तक के वाले किसान को सम्मिलित किया जाता है भारत में सीमांत किसानों के। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर वाले तक को। अगला क्वेश्चन है, भारत की कितनी प्रतिशत जोतें दोस्तों 1 हेक्टेयर या उससे छोटी है? कितने प्रतिशत जोतें दोस्तों 1 हेक्टेयर है या फिर उससे छोटी है? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 65%, जो कि 1 हेक्टेयर है या फिर 1 हेक्टेयर से छोटी है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 65%। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? जोतों का जो औसत आकार घटकर रह गया है वह 1.8 हेक्टेयर रह गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.8 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संतुष्टि की थी? यानी कर यानी टैक्स दोस्तों, किस समिति ने कृषि जोत पर टैक्स लगाने की संस्तुति की थी? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर राज्य समिति ने। ऑप्शन यहाँ पे डी राज्य समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने यानी टैक्स लगाने की संतुष्टि की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? दोस्तों कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो हो जाएगा आधा भाग, जो कि भारत का प्रतिशत कृषि भाग सिंचित है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा प्रतिशत, लगभग 50% भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन है? दोस्तों क्या साधन है सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण भारत में? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर नहरें हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ए नहरें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? सर्वप्रथम स्रोत था भारत में सिंचाई का, तो हो जाएगा कुआं और नलकूप। ये सर्वप्रथम स्रोत था सिंचाई का। अभी तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर हरियाणा राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे सी हरियाणा राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है दोस्तों कितना किलोग्राम? कितना दोस्तों? तो हो जाएगा 1221 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे? यानी इन ऑप्शन में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो हो जाएगा मत्स्य पालन, यानी मछली पालन से नीली क्रांति का संबंध है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मछली पालन। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा दूसरा स्थान है मत्स्य पालन में भारत का, और पहला स्थान चीन का है दोस्तों। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया मत्स्य उत्पादन देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है और पहला स्थान चीन का है। ये भी वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है।